नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पीईटी 2022 एग्ज़ाम के लिए एक नया मॉडल पेपर लेके आए हैं। इस मॉडल पेपर में कुल क्वेश्चनों की संख्या 200 है और ये आपको इस समय जो एग्ज़ाम के पहले का समय होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम सीधे बिना देरी किए इस प्रैक्टिस सेट का मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन देखने। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सेना का नेतृत्व बक्सर की लड़ाई में कौन कर रहा था? तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो पहला होगा। ऑप्शन बताने से पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि जो भी ऑप्शन इसमें सही होगा उसी को हम बताएंगे। सारे ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे। अगर सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। इस समय का जो समय है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो हम समय को व्यर्थ नहीं करेंगे, जो ऑप्शन सही रहेगा उसी को बताएंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किसने पारित किया था? तो जो इसका पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा, लॉर्ड लिटन। रद्द किसने किया था? रिपन ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किस देश में किया गया था? तो जो इसका ऑप्शन होगा चौथा वो सही होगा, सिंगापुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रावधान नहीं है? तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा, कोई प्रांतीय स्वायत्तता नहीं। ठीक है, चलिए इसका ये फोर्थ वाला भी देख लीजिए क्या था। अब चलिए नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक मृच्छकटिका किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका जो मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन होगा शूद्रक, वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सेकेंड वाला दीर्घ शिलालेख, वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट कौन सा है देखते हैं। नेक्स्ट है, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को पेशवा के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा, बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट है, भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? तो इसका जो ऑप्शन होगा फोर्थ वाला वो सही होगा, मार्च 1946 में, वो सही होगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्रम हो सकता है। देखिए इसमें सबसे पहले आता है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 1906 में शुरू हुआ था। उसके बाद चंपारण 1917 में हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। उसके बाद बारदोली सत्याग्रह हुआ था। तो इस तरह से देखें हम तो 4 1 2 3 4 1 2 3 यानी सेकेंड वाला जो होगा वो सही होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इसका जो चौथा ऑप्शन होगा वो सही होगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट है, भोर घाट पश्चिमी घाट में स्थित है, यह किसको जोड़ता है? तो इसका जो ऑप्शन सेकेंड होगा वो सही होगा। ठीक, वहीं पे अगर हम बात करें मुंबई से नासिक को, तो ये जो है थाल घाट जो है उससे ये संबंधित है। मतलब थाल घाट मुंबई से नासिक को जोड़ता है, भोर घाट मुंबई से पुणे को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो इसका जो ऑप्शन चौथा होगा वो सही होगा, अर्जेंटीना। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन होगा वो सही होगा, यानी यही सुमेलित नहीं है, गलत है ये। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या थी? तो इसका जो फर्स्ट होगा 34 वर्ष, वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुराने वलित पर्वत का उदाहरण है? तो इसका जो ऑप्शन थर्ड होगा वो सही होगा, यूराल। ठीक, नेक्स्ट है, भारत को निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो इसका जो सेकेंड होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, वो सही होगा। यानी कृषि के साथ पशुपालन भी करना क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आता है। ठीक है, कहलाता है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मुद्रास्फीति तब होती है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी साथ साथ होती है? तो इसका जो ऑप्शन होगा पहला वही सही होगा, मुद्रास्फीति जनित मंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार उपायों को औपचारिक रूप से कब आरंभ किया गया था? तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा जुलाई 1991, वो सही होगा। नेक्स्ट है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसमें जो थर्ड है वो सही है, 14 बैंकों का। चलिए अब नेक्स्ट है, अमर्त्य सेन को उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किसके योगदान के लिए? तो इसका जो थर्ड होगा ऑप्शन वो सही होगा, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के। चलिए नेक्स्ट है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे?
तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो होगा चौथा वाला, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो प्रथम सभापति का मतलब हो जाएगा आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी इसका भी चौथा ऑप्शन होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति होते हैं। सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा, पंचायत समिति के विकास अधिकारी को। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। तो इसका जो थर्ड होगा समान नागरिक संहिता वो सही होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिला स्तर के किस विभाग में जिला कलेक्टर प्रमुख होता है। तो इसके 3 ऑप्शन है जो इनमें नहीं है, चौथा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं, ये वाला। ठीक है, यानी राजस्व और सामान्य प्रशासन विभाग। चलिए नेक्स्ट है किसी ईंधन का ऊष्मीय मान किस प्रकार की व्यक्त किया जाता है। तो इसका जो पहला ही होगा वही सही होगा, ऑप्शन किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। घरों में भू संपर्कन अर्थिंग का उद्देश्य क्या है। तो जो इसका पहला ऑप्शन होगा वही सही होगा, जमीन पर विद्युत धारा के चालन के लिए यथासंभव कम प्रतिरोध प्रदान करना। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है ताज़ा दूध का pH 6 है, जब दूध दही में बदलता है तो pH का मान क्या होता है, 6 से कम हो जाता है, यानी सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है रोग साइट्रस कैंकर किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण, यानी थर्ड इसका सही होगा। नेक्स्ट है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का मुख्य बिंदु था। तो कौन था, थर्ड इसका देखिए लेमार्क का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 पुरुषों की औसत आयु 12 है और 1 महिलाओं की औसत आयु 13 है। पुरुषों और महिलाओं दोनों की कुल औसत आयु 12.5 है, महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का प्रश्न जब दिया हो तो हम सबसे पहले निकालेंगे सभी पुरुषों की आयु का योग। ठीक है, सभी पुरुषों की आयु का योग कितना हो जाएगा। देखिए शुरू में जो दिया लाइन 9 पुरुषों की औसत आयु 12 है, तो हम क्या करेंगे 12 गुणे 9 कर देंगे तो कितना आएगा 108। वैसे ही हम क्या करेंगे सभी महिलाओं का निकाल लेंगे। महिलाओं का वैसे ही निकाल लेंगे, कितना है x महिलाओं की औसत आयु 13 है, तो 13 गुणे क्या कर देंगे हम x कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13x। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दिया पुरुषों और महिलाओं दोनों की कुल औसत आयु, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। औसत में क्या होता है योग, सभी संख्याओं का योग बटे क्या करते हैं संख्या कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे औसत कितना दिया है, दोनों का कुल औसत आयु कितना है 12 हम औसत के नीचे क्या करते हैं लिख लेते हैं 12.5 और योग है, तो योग की जगह पे क्या लिखेंगे हम सभी पुरुषों और सभी महिलाओं की आयु का योग। तो देखिए पुरुषों के आयु का योग कितना है 108 है, तो हम लिख देते हैं 108 प्लस, और महिलाओं का कितना है 13x है, तो 13x हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा अपान, अब दिया नीचे दिया संख्या कौन संख्या है पुरुष और महिला का, तो कितने पुरुष है 9 है ना, तो 9 लिख लिए। अब प्लस महिला कितनी है x है, तो x लिख लिए। आ रहा समझ में। अब हम क्या करेंगे, अब इनका गुणा कर लेंगे, तो गुणा में क्या हो जाएगा यहाँ देखिए 12.5। ठीक है, अब गुणे क्या हो जाए यहाँ देखिए दिया है 9 प्लस x इजकल टू कितना है 108, इनका इनके साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 108 प्लस 13x। अब देखिए 12.5 का 9 में हम गुणा करेंगे, जब 9 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा 112.5 अब प्लस फिर से x में करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5 x। आप इजकल टू क्या पहले सही है 108 प्लस 13x। अब हम क्या करेंगे x को एक तरफ ले जाएंगे और बिना x वाले को एक तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ देखिए ये यहाँ पे है तो यहीं पर रहने देते हैं 112.5 इधर ये जाएगा 108 माइनस हो जाएगा। अब क्या करें इजकल टू कर देंगे, इजकल टू करने के बाद क्या हो जाएगा 13x था माइनस कितना हो जाएगा 112.5 x। अब यहाँ पे घटाइए, यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा 112.5 में से 108 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4.5 इजकल टू यहाँ जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 x।
तो अब इधर लेके आइए, यक्स को ही रहने दीजिए, तो 4.5/5 इक्वल टू यक्स। तो 5 × 5 5 9 45, 9 बार में जा रहा है, यानी जो आंसर इसका निकल के आ रहा है वो आ रहा है थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है, जो ये 9 होगा वो सही होगा, थर्ड ऑप्शन। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कैसा है, किस तरह सॉल्व किया जाएगा। यदि x y से 60% अधिक है और x को 50% और बढ़ा दिया जाता है, तब x अब y से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दिया ना y से, तो सबसे पहले हम मानते हैं, माना y बराबर x%, ठीक है, यानी या नहीं तो हम मान लेते हैं 100%, सॉरी, चलिए y बराबर 100 मान लेते हैं, 100%। तो वहीं पे x क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ दिया है ना, ये x y से 60% अधिक है, यानी इसका क्या हो जाएगा, 160% हो जाएगा। ठीक है, x का मान। अब कह रहा है x को 50% और बढ़ा दिया जाए, यानी 160 तो था ही, ठीक है, 160 था, अब प्लस फिर इसका क्या किया जाएगा बताइए, इसका 50% बढ़ा दिया जाएगा, 50/100 कर दिया जाएगा। ठीक है, वही कह रहा है। तो यहाँ देखिए ये 0 0 काट दिया यहाँ से, ये तो कितना आ रहा है, 160 प्लस 16/5 कितना हो जाएगा, 80, यानी जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 240, इतना आ गया। y का मान 100 आ गया, 100%, और x का मान कितना आ गया, यहाँ पे 240। अब यहाँ नीचे देखिए कह रहा है x अब y से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबका मान किस में आया, प्रतिशत में आया है ना, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो क्या करेंगे हम, 240 में से 100 को घटा देंगे, और घटाएँ कितना आएगा, 140% आएगा, यानी जो इसका आंसर होगा वो फोर्थ वाला सही होगा, ये 140। ठीक है, इस तरह से ये भी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ये क्वेश्चन है, इसको सरल करना है, तो कोष्टक में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दशमलव को हटाते हैं। अब देखेंगे नीचे, हम देखते हैं कितनी दशमलव के बाद संख्या है। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यानी टोटल यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा टोटल। ठीक, फिर नीचे वाले लाइन में भी देखेंगे तो 4 है, 4 8 4 3 12, यानी आराम से दशमलव इसमें से हट जाएगा। ठीक है, अब जब हट गया तो हम क्या करेंगे, इसका सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट है ना, तो इनको हटाएंगे हम, अंडर रूट। तो 64 किसका वर्गमूल होता है, 8 का, तो आप यहाँ पे लिख दे रहे हैं 8। ठीक, वैसे ही 256 किसका होता है, देखिए 16 का, तो 16 लिख दिया। ठीक, वैसे ही यहाँ पे देखिए 1521, ठीक है, 1521 है, तो ये किसका होता है, 39 का, तो हम 39 लिख लिए। ठीक, अब लिख देते हैं अपान। अब यहाँ 625 है, देखिए हम दशमलव हटा दिए क्योंकि यहाँ पे भी 12 आ रहा था, यहाँ पे भी 12, दोनों संख्याएं ऊपर नीचे बराबर थी, तो दशमलव हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या किए हैं, जैसे वर्गमूल निकालें, 64 का किसका वर्ग होता है, तो 8 का, तैसे कर लिए। अब देखिए 625 यहाँ पे, 625 किसका होता है, इसका, ये कितना किसका होता है, 25 का होता है, तो 25 कर लिया, गुणे ये किसका होता है, ये 14 का, 14 का होगा, 24 का, इसका ये होगा 24 गुणे। अब देखिए 169 किसका होता है, 13 का वर्ग होता है। अब आगे, अब इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, देखिए 13 से काटिए, 13 तियाँ 39, 3 1 3, 3 8 है 24, 8 8 से काट दीजिए, कितना बचा है, यहाँ पे देखिए बचा 16 ऊपर, यहाँ 16 बचा और यहाँ पे 25 बचा, तो 16 बटे क्या हो जाएगा, 25, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कि जो इसका आंसर निकल के आएगा वो होगा सेकेंड वाला। ठीक है, ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 दशमलव स्थानों तक सरलीकृत कीजिए। तो देखिए इसमें क्या किया जाएगा, सबसे पहले गुणा वाला को कर लेंगे। तो जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो मान कितना आएगा, इनका गुणा करने पे आएगा 25.314। आप लोग गुणा कर लीजिएगा, कितना आएगा, 25.314, और उसके बाद प्लस कितना है, 7.6 है, इसको भी तो जोड़ेंगे। अब इसको क्या करेंगे, 2 स्थान तक कर रहा है ना, 2 स्थान तक यहीं पे कर लेते हैं, 25.32 हो जाएगा प्लस 7.6। अब इन दोनों को जोड़िए, तो जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 है, ये है, और 6 3 9 दशमलव यहाँ पे। अब 7 5 12 का 2 हासिल, 1 2 1 3, यानी 32.92 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। ऑप्शन जो इसका सही होगा वो है सेकेंड वाला। ठीक है,
ये अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है यानी मान निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन सबको यहाँ अब 96 है ना, तो इनका हम गुणनखंड करेंगे। तो कितना हो जाए 16 छक्की 96, यानी यहाँ पे 96 की जगह हम लिख देंगे 16 छक्की 96, ठीक है। फिर प्लस कर देंगे, यहाँ पे दिया है 216, तो इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट में 36 गुणे 6, यानी 36 छक्की कितना होता है 216, यहाँ पे कितना होता है 16 छक्की 96। अब अपान कर देंगे, अपान करने के बाद 24 है, तो 24 किसका हो जाएगा 4 छक्की 24, तो यानी अंडर रूट 4 गुणे 6। आ रहा समझ में। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब देखेंगे इसमें कौन सा कॉमन निकलेगा। तो ये 16 है ना, 16 किसका वर्ग होता है 4 का, ठीक है। तो हम 4 को क्या कर रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं। जब बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, अंदर 6 बचेगा, प्लस फिर यहाँ पे 36 है, तो 36 में किसका होता है वर्ग 6 का, तो हम 6 को फिर से यहाँ पे भी बाहर निकालेंगे, क्या बच जाएगा अंदर अंडर रूट 6 बच जाएगा अपान। अब यहाँ देखिए अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट 4 है, तो किसका वर्ग है 2 का, तो 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, क्या बच जाएगा अंडर रूट 6 बच जाएगा। अब देखिए अब जोड़ते हैं 4 को और 6 को जोड़ेंगे, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, अंडर रूट क्या हो जाएगा 6 अपान 2 अंडर रूट 6। तो इससे इसको काट दीजिए तो क्या बचेगा 10 अपान 2, तो 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, यानी जो आंसर निकल के आएगा इसका वो 5 आएगा। ऑप्शन जो है थर्ड ये सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश का है, तो गद्यांश आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे पढ़ते चले जाइए, और जब पढ़ते चले जाएंगे तो लास्ट में इसका वो क्वेश्चन आएगा, इसी पे आधारित दिया है। दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो इसका क्या हो सकता है शीर्षक। जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो शीर्षक निकल के आ रहा है वो आ रहा है सेकेंड वाला सही, यानी पश्चिमीकरण, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं, अब गद्यांश पे ही दूसरा क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। दूसरा है भारत में किस बात की होड़ लगी हुई है, ठीक है। तो इसमें देखिए अभी वहाँ पे हम चलते हैं, देखते हैं किस बात की होड़ लगी है, उसको भी देख लेते हैं क्या दिया है, कहाँ दिया। जब आप पूरा पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एक बार इन सबको पढ़ लिया जाता है, ठीक। देखते हैं यहाँ पे देखिए दिया है होड़ लगा हुआ है, ये यहाँ से अपने शासकों की भाषा अपनाने की होड़ में लगा हुआ है, ये आप देखिए। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा अपने शासकों की भाषा अपनाने, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं हम लोग, नीचे दिया होगा, ये तो पहला का था, ये दूसरा है देखिए। तो अपने शासकों की भाषा सीखने के लिए, यही था ना अभी हम लोग देखे हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा सेकेंड वाला, ठीक। चलिए अब देखते हैं उसी गद्यांश पर आधारित तीसरा क्वेश्चन कौन सा है। तीसरा है यूरोपीय देश किस भाषा में शिक्षा लेते हैं, तो इसका जब हम लोग देखेंगे वैसे ही तो अपनी भाषा में, तो इसका जो सेकेंड होगा वो भी सही होगा, ठीक। इसी तरह के आप गद्यांश में सब ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ये चौथा है उसी पे आधारित, ठीक है। तो इसका जो होगा वो कौन सी होगा उनकी भाषा में, यानी थर्ड इसका भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट इसी पे आधारित कौन सा होगा। ये भारत में अपनी भाषा में किताबें पढ़ने को हीन मानना कैसी स्थिति है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा यहाँ पे सेकेंड वाला औपनिवेशिक है, ठीक है। सेकेंड वाला इसका सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया इंग्लिश का, ठीक है। अब इंग्लिश में देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी जो इसका हम लोग परिभाषी भी बोल सकते हैं, या चाहे सेम अर्थ निकलने वाला उसी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे दिया है हाइनेस, ठीक है। तो हाइनेस का मतलब क्या होता है जघन्य घृणित, क्या होता है देखिए, इसका मतलब होता है घृणित या चाहे जघन्य, जघन्य कहिए या घृणित, घृणित, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं इनमें कौन सा सही होगा। तो देखिए दिया है यहाँ पे एल्योरिंग, एल्योरिंग का मतलब होता है ललचाना, तो ये तो होगा नहीं, ठीक। वहीं पे ये आता है स्वीट, स्वीट मीन्स होता है मीठा, सबको जानता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। मीठा भी होता है, और क्या होता है
मधुर भी होता है, मधुर भी आप कह सकते हैं। ये ललचाना का एक और भी अर्थ निकाल सकते हैं, प्रलोभन कर देना, ठीक है, प्रलोभन। यहाँ पे सीख लीजिए। ये जब तक आपका वोकैब तैयार नहीं रहेगा ना तब तक ये आएगा नहीं। देखिए हॉरिबल मीन्स क्या होता है, घृणित होता है, भयंकर, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया है हिबेनली, तो इसका मतलब होता है स्वर्गीय, स्वर्गीय, ठीक है। तो सब मिला जुला के अगर हम देखें तो इसमें जो ऑप्शन तीसरा है वो सही है। चलिए ऐसे ही अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है अपोजिट कह रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ पे अपोजिट कह रहा है यानी विलोम पूछ रहा है। तो इसका देखिए सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे कि कौन सा सही हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे दिया है मेल एबल, इसका मतलब होता है कि पीट कर बढ़ाने योग्य, यानी कोई धातु, जैसे धातुवर्धनीयता नहीं होता है, वही उसका मतलब हो जाएगा। पीट कर बढ़ाने वाला लिख देते हैं, पीट कर बढ़ाने वाला, बढ़ाने वाला, ठीक। अब देखते हैं प्लास्टिक, आप लोग जानते ही हैं। फ्लेक्सिबल दिया है, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, लचीला। तो ये ध्यान रखिए कि इसमें जो पूछ रहा है वो अपोजिट पूछ रहा है, तो इसका उल्टा होना चाहिए। अब दिया है डक्टाइल, तो डक्टाइल का क्या अर्थ हो सकता है, तार खींचने युक्त, मतलब खींचे जाने युक्त होगा, खींचे जाने युक्त, ठीक। वहीं पे रिगिड, तो इसका मतलब होता है ठोस, यानी इसको खींचा नहीं जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो यही होगा, फोर्थ वाला, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है इंग्लिश से पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा दिया है, इसका जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करके जब कंपैरिजन करके पढ़ेंगे ना तो इसका आराम से अर्थ निकल जाएगा और ढूंढने में मतलब दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो इसी पे पूरे पैराग्राफ को जब पढ़ेंगे, यहाँ देखिए पहले एक बार कर लेते हैं, एक बार और देख लीजिए, शुरू से ये है, ठीक है। पाँच कर करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब इसी पे आधारित पहला क्वेश्चन दिया है, उसको देखते हैं। पहला दिया वाई एनी हैड अ हार्ड टाइम टीचिंग हेलन एट फर्स्ट, तो इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका जो अर्थ होगा वो बिकज, यानी जो सेकेंड है वही इसका अर्थ हो जाएगा, बिकॉज हेलन यूज टू रन अवे। जब इसका पैराग्राफ आप पढ़ेंगे पैसेज ना तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। नेक्स्ट जो दिया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड रिकलेक्शन, ठीक है। तो इसका जो अर्थ होगा यानी जो इसका आंसर होगा वो होगा सेकेंड वाला, रेमिनिसेंस, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सब पैराग्राफ पे आधारित है, ठीक है। कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हेलन केलर, ठीक है। तो इसका जो होगा आंसर वो होगा सी हैड अ लिटिल रिकलेक्शन ऑफ बी, सी हैड लिटिल, ठीक है। यहाँ पे आपका जो थर्ड है वो सही होगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्मोनोलॉजिस्ट फेफड़े से संबंधित है, वैसे ही नेफ्रोलॉजिस्ट किससे संबंधित होगा, तो इसका जो तीसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा, ब्रिक, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशनशिप से संबंधित है, तो इसमें देखते हैं, कह रहा है कि यल पी का पिता है, ठीक है। तो पी का पिता कौन सा है, यहाँ पर लिख लेते हैं, सॉरी, पी का पिता है यल, ठीक। और पी की बहन है आर, बहन है आर, ठीक। आर का इकलौता पुत्र है यश, तो इकलौता पुत्र है यश है, ठीक। यल और बी की केवल एक पुत्री है, तो यल और बी ये हो गया, यल और बी की केवल एक पुत्री है, तो पी यश से क्या से संबंधित है, ये आ गया यहाँ पे, ये और ये, ठीक है। तो पी किसकी बहन है, आर की, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है। और इसका ये इकलौता पुत्र है आर का, तो ये क्या हो जाएगा, इसका यश संबंधित है, यश का क्या लगेगा, मामा लगेगा पी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आ रहा है सेकेंड वो सही होगा, ठीक है। यहाँ पे पी, यहाँ पे दिया पी की बहन,
ये पी की बहन आर है, तो आर ये क्या हो गया, लेडीज हो गया ना, ये माइनस हो गया, और ये क्या हो जाएगा, पुरुष है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये बहन है तो बहन का लड़का, ठीक है, कौन है, यश है, तो यश का क्या लगेगा, मामा लगेगा, तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट हमें बेजोड़ शब्द को चुनना है कि कौन सा बेजोड़ शब्द है। तो इसमें देखिए, इसमें जो सही होगा वो ये होगा पहला, ठीक है, दर्पण, और सब क्या है, लकड़ी के बने होते हैं, मेज़ खाट कुर्सी, वही दर्पण जो है शीशा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है, सॉरी, कह रहा है यदि किसी महीने की 13 तारीख का शुक्रवार है तो इस महीने की 27 तारीख से दूसरा दिन कौन सा होगा, ठीक है। तो कोई यहाँ पे देखिए, पहले लिख लेते हैं 13 तारीख, ठीक है ना, 13 तारीख वो कौन सा हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। उसके बाद 27 तारीख से, तो पहले 27 तारीख लगते हैं, तो 13 में जब 7 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है, 13 7 20, फिर से अब 20 में फिर 7 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27, ठीक, ये हो गया 27 तारीख मिल गया। आज 27 तारीख से दूसरा दिन, यानी ये एक दिन हो गया और ये 2 दिन हो गया, कौन सा होगा, आ रहा समझ में। तो मान लीजिए 13 तारीख को कितना था, कौन सा दिन था, शुक्रवार था, शुक्रवार था। तो जब इसका क्या हो जाएगा, 7 दिन में, तो 20 तारीख भी क्या होगा, इसका शुक्रवार ही होगा। फिर 27 तारीख को भी क्या होगा, शुक्रवार ही होगा, ठीक। तो अब शुक्रवार ये हो गया, तो शुक्रवार ये क्या हो जाएगा, शनिवार, शनिवार के बाद ये रविवार, तो इसका जो चौथा ऑप्शन होगा वो सही होगा, रविवार, ठीक। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन चौथा है वो सही है। यहाँ कुछ नहीं करना है, 13 तारीख है तो 7 जोड़ेंगे तो वही दिन आ जाएगा, फिर 7 जोड़ा जाएगा तो वही दिन आएगा, मतलब हर 8वें दिन, उस दिन से लेकर 8वें दिन का वही दिन रिपीट होता है। यानी 13 को अगर शुक्रवार है तो ठीक उसमें 8वें दिन, 13 से लेकर 8वें दिन वो होगा, कौन सा, वही दिन होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में ऑपरेट को QNGPCRG लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में रसिया को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी देखते हैं, ऑपरेट को क्या लिखा है, लिखते हैं यहाँ पे, सॉरी, OPRATE, ठीक है। तो अब उसको ये लिखा है, इसको भी लिख देते हैं, QNGPCRG। तो देखिए ओ है ना, तो ओ से हम चलते हैं, OPQ, यानी इसका जो प्लस जब 2 हम कर रहे हैं तो इसमें आ रहा है ये, ठीक है। अब देखिए इधर फिर उल्टा चलते हैं, अब यन से हम पी की तरफ चलते हैं तो क्या हो जा रहा है, -2 हो जा रहा है, ठीक। ऐसे ही फिर से आर से हम जब आ रहे हैं जी के तरफ, जी है, ठीक है, ई से जब चलेंगे हम जी की तरफ तो फिर क्या होगा, यानी इसमें जो बन रहा है वो इस टाइप का बन रहा है, पहले ऐसे +2, फिर ये ऐसे बन रहा है -2, ठीक। तो इसी तरह का ये बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही अब यहाँ पे देखते हैं रसिया को क्या लिखेंगे हम, RUSSIA। तो सबसे पहले हम ले चलते हैं +2, इसमें कर दें तो R है यस, T हो जाएगा, ठीक। अब इधर क्या करेंगे, अब नीचे से चलेंगे, U है तो U में से हम क्या करेंगे, अब 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, STU, तो यस हो जाएगा, ठीक। फिर से इधर से हम चलते हैं तो क्या हो जाएगा, दूसरा 2 का हो रहा है, यहाँ पे देखिए पहले 2, फिर -2, फिर +2, अब आता है -2, तो -2 कीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे STU, ठीक। उसके बाद फिर से ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो कितना होगा, RST नहीं QRS, तो QRS, तो यहाँ पे Q हो जाएगा। तो देखिए हमको इतना ही मिल गया, इतना ही से हमको पता चल जाएगा, TS, ठीक है, UQ। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड वाला जो ऑप्शन होगा इसका सही होगा, ठीक है, TSUQ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी सही होगा। ये कहाँ है, रामपुर में है, ठीक है, रामपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अप्रैल 2022 में डीआरडीओ और भारतीय सेना द्वारा किस रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा पिनाका MK1, यानी सेकेंड वाला ऑप्शन जो होगा सही होगा। नेक्स्ट है, यायर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सेकेंड वाला इजराइल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मई 2022 में पेनल्टी शूटआउट में बंगाल को हराकर 7वीं बार संतोष ट्रॉफी जीता है? तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन होगा वो सही होगा, केरल। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 को, ठीक है, 22 को कोका कोला इंडिया के सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ये ऑप्शन, शाहरुख खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस योजना को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो फोर्थ होगा, अटल इनोवेशन मिशन। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व के विभिन्न देशों की विभिन्न हवाई सेवाओं की कुल युद्ध शक्ति के संदर्भ में विश्व वायु शक्ति सूचकांक पर भारतीय वायुसेना का क्या स्थान है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सही होगा दूसरा, यानी सेकेंड वाला है सही होगा तीसरा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा फर्स्ट वाला, आयशा मलिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 17 मई से 25 मई 2022 तक होने वाले कांस फिल्म मार्केट में कौन सा देश सम्मान का आधिकारिक देश रहा? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो पहला सही होगा, भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय ने टाटा समूह के अध्यक्ष रतन टाटा को मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर DLit के साथ सम्मानित किया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो होगा सेकेंड वाला, SNC विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है? तो कौन सा है? मैकमोहन, सेकेंड वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अर्जेंटीना में उपयोग में लाई जाने वाली मुद्रा निम्नलिखित से कौन सी है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा चौथा, पेसो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन सी है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है धर्मशाला, यानी फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो पहला सही होगा, 31 है। अगर वहीं पे लोकसभा की बात करेगा तो कितना होगा? 80 होगा लोकसभा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है, हर वर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन फर्स्ट होगा वो सही होगा, 29 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो फर्स्ट होगा, तमिलनाडु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बुल फाइटिंग कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो ये इसका ऑप्शन जो होगा सही वो होगा स्पेन का, यानी फोर्थ वाला। चलिए नेक्स्ट है, द गाइड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें सही होगा सेकेंड वाला, RK नारायण। ये नेक्स्ट है, हाथी संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई थी? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा फर्स्ट, 1992 में। नेक्स्ट है, गर्व का पर्यायवाची होगा? तो इसका जो पर्यायवाची होगा वो है सेकेंड, दर्प। नेक्स्ट है, आज्ञा का विलोम शब्द है? तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा थर्ड, अवज्ञा। नेक्स्ट है, मधुशाला किसकी रचना है? तो इसका जो ऑप्शन है पहला वो सही है, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट है, ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका जो होगा पहला, उक्षिप्त, वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, खून पसीना एक करना? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा अधिक परिश्रम करना, यानी सेकेंड वाला। नेक्स्ट है, गद्यांश है, तो आप लोग गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, पढ़ते चलिए। ठीक, एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पढ़िए, आंसर देते चले जाइए। अब इसका ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है
जीवनदायिनी नदियाँ आज प्राणघातनी हो गई हैं। आज नदियाँ कैसी हो गई हैं, ठीक है। तो यहीं पे दिया है इसका, यहाँ पे देखिए इसका यही दे दिया है, सॉरी 1 मिनट, यहीं पर दे दिया है प्राणघातनी हो गई हैं, ठीक है। तो यहीं पे दिया, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। नेक्स्ट है, गंगा जमुना को जल कहाँ से मिलता है। तो बताइए आप लोग, कहाँ से मिलेगा, ग्लेशियर से, मानसरोवर से, समुद्र से, हिम से। तो क्या हो जाएगा इसका, ग्लेशियर से तो होगा, ठीक है। देखिए मामूली सा, इसका गद्यांश भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संगत होगा। तो इसके जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। नदियाँ हमारे जीवन की धमनियों की तरह रही है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी जो भी दिए हैं, नदियाँ हमारे जीवन की धमनियों की तरह रही है, भारत हमारा देश है और हम उसके नागरिक हैं, सही है। धार्मिक पर्वों पर लाखों लोग नदी और जलाशयों के तटों पर एकत्र होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका ऑप्शन जो होगा वो चौथा सही होगा, इनमें सब है सही, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने गंगा और यमुना का स्थान हमारे जीवन में किसके समान बताया है। तो अभी ऊपर बात हुई है ना, धमनियों की तरह, यानी सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर सभ्यता का विकास किसकी गोद में हुआ है। तो जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरा टोटल समझ में आ जाएगा, इसका थर्ड ऑप्शन होगा। इसका हम PDF अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पे जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब आ गया प्रैक्टिस से। DI के क्वेश्चन में पहला है, तालिका में रोगियों की कुल संख्या और 5 विभिन्न राज्यों में कोविड और अन्य रोगियों के अनुपात को दर्शाया गया है, ठीक है। तो इसका केवल हम एक बता दे रहे हैं सॉल्व करके, उसी पर आधारित हम सारे निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। आ रहा समझ में, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया राज्य का नाम, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चेन्नई, ठीक है। तो इसका ठीक कोई बात। और दूसरे वाले कॉलम में दिया प्रत्येक राज्य में कुल रोगी, और थर्ड वाले में दिया प्रत्येक राज्य में कोविड और अन्य रोगियों की संख्या के बीच का अनुपात, यानी कुल रोगी दिए हैं हर राज्यों में, उसमें कोविड के जो रोगी हैं उनकी संख्या और अन्य रोगियों की संख्या का अनुपात दिया है। तो इसमें हम ऐसे निकालेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं गुजरात में, पहले हम गुजरात का ले लेते हैं ये। तो यहाँ लिखेंगे गुजरात में पहले ले लेते हैं हम, ठीक है। गुजरात में कुल रोगियों की संख्या कितना है, 1500 है, और इस 1500 में कोविड के रोगियों का अनुपात जो दिया है उसके अनुसार हम क्या करेंगे, संख्या निकालेंगे। तो हम निकालते हैं कोविड वाले, यहाँ पे गुजरात में यहाँ पे लिखते हैं कोविड वाले रोगियों की संख्या ठीक है। देखिए इसमें जो थर्ड दिया है अनुपात में, जो पहला अनुपात है ये थर्ड, ये क्या है, कोविड वाले रोगी हैं, और ये जो लास्ट में 2 दिया है तो ये अन्य रोगियों की संख्या का अनुपात दिया है। तो हमको यहीं से निकालना होगा। तो सबसे पहले ये थर्ड वाला है, तो ये क्या है, ये कोविड वाले हैं, यहाँ पे हम लिखें कोविड वाले। तो कोविड वाले को हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे थर्ड अपान, अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, 3 + 2, यानी ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। अब गुणे कुल कितनी संख्या 1500 है, तो हो जाएगा 5 × 15, यानी हम जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 900, ठीक। ये हो गया। अब क्या है, अब निकालेंगे, ये तो हो गया कोविड वाले, अब अन्य रोगियों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अन्य रोगियों की संख्या। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से निकालना होगा तो आराम से निकाल, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए पहले हम बताएं, अब 2 को ऊपर लिखेंगे और नीचे कितना हो जाएगा 5, और कितना टोटल है 1500, तो 5 × कितना हो जाएगा 15, यानी 3 दूनी 6, 600 हो जाएगा। ऐसे भी निकल जाएगा। और दूसरा ये था कि 1500 में से क्या करते हैं, हम घटा देते हैं, ऐसे 1500 में से 900 ये है ना, इसको घटा देते हैं 900 को, ठीक। जब घटा देते कितना आता है, 600 आता। तो इस तरह से हम लोग सबका निकालेंगे। जैसे महाराष्ट्र, ये गुजरात का हम निकालें, आप देख लीजिए, ठीक है, गुजरात का निकाले हैं, वैसे ही हम क्या करेंगे, महाराष्ट्र का निकालेंगे, उत्तर प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का, चेन्नई का। जब भी एग्जाम देने जाएँ, आप एग्जाम में बैठे, तो इन सब का मान एक बार जरूर निकालें। शुरू में ही आपका समय लगेगा, उसके बाद से उस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको आप आराम से
लगा लेंगे, कोई गलती नहीं होगी और ना कोई हड़बड़ी होगी। समझ में आ रहा है? सबसे पहले आप सबका मान वहाँ पे निकालेंगे। यहाँ पे तो स्पेस नहीं है तो केवल एक हम निकाल के बता दिए कि ऐसे निकलेगा। तो एक जब आपको समझ में आ जाएगा तो सबका निकाल लेंगे आप आराम से। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन, अब इस पे आधारित देखते हैं और इसके अनुसार लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अब इसी पे आधारित पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है चेन्नई और यूपी में कोविड से प्रभावित होने वाले रोगियों की औसत संख्या क्या है। ठीक है, देखिए चेन्नई कह रहा था, चेन्नई सबसे नीचे है। ठीक, और क्या दिया यूपी, तो यूपी क्या है, यहाँ पे है। तो इसमें कोविड से प्रभावित होने वाले यानी जो शुरू के हैं उनकी बात कर रहा है। शुरू के जो अनुपात दिए हैं, पहला जो होगा वो कोविड से प्रभावित वाले हैं। तो कोविड से प्रभावित होने वाले हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, चेन्नई में कोविड से प्रभावित रोगियों की संख्या ठीक है। देखिए चेन्नई ये है ना, अब इसमें यहाँ पे देखेंगे हम चेन्नई वाले में, तो शुरू का जो है वो क्या है, वो कोविड से प्रभावित वाला है। तो हम क्या करेंगे, अभी पीछे हम बताए थे कैसे इनका संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले 12 को ऊपर लिख लेंगे और नीचे दोनों, ये जो दोनों हैं इनको हम जोड़ लेंगे। तो 12 13 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। गुणे उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए कितना टोटल संख्या है यहाँ पे, देखिए चेन्नई में 1000 है तो 1000 हम लिख लेंगे। ठीक है, तो 25 चौको कितना हो जाएगा 100, 12 चौको कितना हो जाएगा 4800। ठीक, वैसे ही हम क्या करेंगे, यूपी वाले का निकालेंगे। उत्तर प्रदेश में हम लिख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में कोविड से प्रभावित होने वाले रोगियों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल पहला कितना है आप देखिए 3 संबंध 5 है। तो 3 संबंध 5 है तो हम क्या करेंगे, 3 को ऊपर लिख लेंगे और दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 8 और गुणे कितना है 1600 है। तो क्या हो जाए 8 दूनी 16, तो कितना बच रहा है 3 दूनी 6 यानी 600। अब कह रहा है रोगियों की औसत संख्या क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ के औसत वैसे तो निकाला जाता है। ठीक है, आ रहा समझ में। चलिए तो इसका निकालिए। औसत के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, औसत के लिए हम 4800 और 600 को जोड़ लेंगे। औसत निकालने के लिए जोड़ते हैं और जितनी संख्या होगी उतना से भाग देते हैं। अपान कितनी, 2 ही संख्या है ना, तो 2 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब जब इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल कितना आएगा 1080। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं हम, उतनी संख्या से हम भाग देते। देखिए तो काटिए, 2 पच्चे 10, 2 चौको 8, 0 यानी जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 540। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर निकल के आ गया 540। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई में कोविड रोगियों की संख्या गुजरात में अन्य रोगियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। तो चेन्नई में अभी हम लोग निकाले थे कोविड रोगियों की संख्या, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं चेन्नई में कोविड रोगियों की संख्या अभी हम लोग निकाले थे ना, ये वाला, ये चेन्नई है और इसमें इसका हम लोग निकाले थे 12 का। तो कितना आया था, यही तो कोविड में है, कोविड का अनुपात क्या है 12 है। तो इसका जब हम लोग निकाले थे तो कितना आया था 480। ठीक है, 80 निकाले थे तो ये हो गया। अब क्या निकालना है, गुजरात में अन्य, तो गुजरात कहाँ है, ये है ना, इसमें अन्य कौन सा, ये सेकेंड वाला अनुपात में जो सेकेंड वाला मान है 2, उसका निकालना है। तो लिखिए गुजरात में अन्य रोगियों की संख्या। तो क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, अभी ऊपर बताए थे। तो क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, दोनों को हम जोड़ लेंगे बाद में और 1500 से गुना कर देंगे। तो 5 3 15, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी 600 हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि
कितना प्रतिशत अधिक या कम है। तो हम क्या करेंगे, अधिक या कम के लिए घटाएंगे 600 में से 480 और किसको नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है गुजरात में अन्य, ये सेकेंड वाला अन्य रोगियों की संख्या। तो गुजरात वाला कौन सा है, ये मान है ना, तो इसका मान हमेशा क्या करेंगे, हम नीचे रखेंगे। क्यों, क्योंकि जब भी किसी संख्या से के का अगर दिया रहता है तो उसका मान हमेशा नीचे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 600। ये गुणे क्या हो जाएगा 100 यहाँ पे होगा, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। तो जब यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ देखिए ये 2 से 0 ये काट दीजिए प्रतिशत से, तो कितना बचेगा 120 बटे क्या 6 है, तो 6 दूनी 12, यानी जो 20% आ रहा निकल के वही क्या होगा इसका आंसर होगा। तो इस तरह से देखें तो थर्ड जो ऑप्शन होगा वो सही आंसर होगा 20%। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे ही लगेगा जैसे दिया है, महाराष्ट्र और चेन्नई में एक साथ कोविड रोगियों की संख्या। तो महाराष्ट्र और चेन्नई, ये देखिए ये महाराष्ट्र है, ये चेन्नई है। कोविड से, तो कोविड का मतलब हो जाएगा ये पहला वाला। तो यहाँ पे लिख लेते हैं चेन्नई। चेन्नई में कोविड से कितना है, कितना निकाले थे हम लोग 480। उसके बाद कह रहा है महाराष्ट्र, देखिए चेन्नई का हो गया महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का क्या है, ये है। अब कोविड से है, आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ कोविड, ठीक। तो कोविड से हम निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं पहले महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कोविड से तो क्या करेंगे 5 वाला होगा ना कोविड का, तो 5 और दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना होगा 6। और कुल रोगियों की संख्या कितनी है, ये देखिए 1200, तो यहाँ पे 1200 हो जाएगा, ठीक। तो 6 दूनी 12, 200 और 200, 2 पचे क्या हो जाएगा 10, यानी 1000, ठीक है। ये हो गया इनकी, ठीक। अब चलिए अब देखते हैं अब नेक्स्ट वाला। अब बाद में कह रहा है यूपी और पश्चिम बंगाल में एक साथ। तो अब देखिए ये दोनों को एक साथ हो गए। अब एक साथ आएंगे कौन कौन, यूपी और पश्चिम बंगाल। तो यूपी और पश्चिम बंगाल में अन्य के साथ, तो ये उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल यानी इसकी बात कर रहा है ये, ठीक। तो यूपी में लिख लेते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा, अन्य रोगियों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यूपी में है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये अंतिम वाला यानी 5 जो है वो अन्य रोगियों के अनुपात है, बटे क्या कर देंगे 8 गुणे क्या हो जाएगा 1600। तो 8 दूनी 1600, सॉरी 8 दूनी 16, तो 200 हो जाएगा, और जब इनका गुणा करेंगे कितना 1000 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यूपी के साथ ही पश्चिम बंगाल का है, तो पश्चिम बंगाल का देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में भी ऐसे ही है अन्य, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 5 है तो 5 ऊपर लिख लेते हैं, और जब जोड़ेंगे 13 5 कितना 18 गुणे क्या हो जाएगा 900। तो क्या यहाँ देखिए 9 1 9, 9 दूनी 18 और 2 पचे 10 50, कितना हो जाएगा 5 25 250, ठीक है। पश्चिम बंगाल का ये हो गया 5 बटे ये 250। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ये आ गया इतना, ठीक। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, एक साथ कह रहा है ना, तो इन सबको अब जोड़ेंगे तो एक साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा 480 प्लस 1000, तो ये पूरा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1480। वैसे ही अब इन सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, ठीक है, और प्लस 250, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1250। तो लास्ट में देखिए कह रहा है ना कुल संख्या में अंतर क्या है। तो कुल संख्या में क्या अंतर है, तो हम क्या करें, जब घटाएंगे तभी ना पता चलेगा। तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे 1480 माइनस 1250 कर देंगे, और जब घटाएंगे तो कितना आएगा 230 आएगा। आ रहा समझ में। यहाँ पे इसको हम यहाँ से घटाए हैं, ये देखिए ये वाला, तो ये इसका आंसर रहेगा। तो इस तरह से हम देखें तो कौन सा इसका थर्ड जो ऑप्शन होगा वो सही होगा 230, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में कोविड रोगियों की संख्या, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में एक साथ कुल रोगियों की संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। तो महाराष्ट्र में कितना था, महाराष्ट्र में कोविड रोगी
की संख्या, ये महाराष्ट्र का है, तो हम लोग निकाले थे तो कितना आया था, तो ये 1000 आया था। ठीक है, ये आया था 1000। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है फिर से, तथा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में एक साथ रोगियों की संख्या, तो महाराष्ट्र प्लस उत्तर प्रदेश में रोगियों की संख्या कुल कितनी थी। ठीक है, देखिए, और रोगियों की संख्या कह रहा है, कुल रोगियों की संख्या, तो देखिए महाराष्ट्र में कितना है 1200 कर लीजिए, प्लस उत्तर प्रदेश में कितना है 1600। ठीक, तो जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2800 हो जाएगा। अब इनका अनुपात पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे अनुपात पूछ रहा है, दोनों के बीच में अनुपात क्या होगा। तो अनुपात के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1000 संबंध 2800, तो इनका इनके साथ काट दीजिए 2 2 0। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 5 10 और 2 1 2, 2 4 8, यानी 5 संबंध 14 जो होगा इसका आंसर होगा। इस तरह से देखा जाए तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा दूसरा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि गुजरात में कोविड रोगियों की कुल संख्या के 2/5 रोगियों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और शेष रोगियों में 30% बच्चे हैं, तो गुजरात में बाल रोगियों की संख्या कितनी होगी। आ रहा समझ में, तो इसका कुछ नहीं करना है। अभी हम लोग निकाले थे गुजरात में कोविड रोगियों की संख्या, ये गुजरात है ना, इसमें कोविड की संख्या कितनी निकाले थे हम लोग, पूरा 900 आया था। ठीक है, हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो आप अगर निकालेंगे तो नोट्स में लिखे ही रहेंगे, तो वहाँ पे आराम से निकाल लेंगे। इतना है। अब कह रहा है कुल संख्या के 2/5 रोगियों की मृत्यु हो जाती है, तो कुल संख्या इतना था। ठीक है, अब इसमें से 2/5 रोगियों की मृत्यु हो जाती है। यहाँ देखिए, तो 5 एकन्ने 5 5 40 0 18 हो गया, तो 18 दूनी 36 360 हो गया यहाँ पे। ठीक, 360 बच्चे। अब कह रहा है शेष रोगियों में 30% बच्चे हैं, तो गुजरात में बाल रोगियों की संख्या कितनी होगी। तो अब शेष बच्चे, तो यहाँ पे देखिए गुजरात में जो बच्चे हैं टोटल कितने हैं, देखिए टोटल कोविड से जो रोगी थे, ग्रसित थे, वो कितने थे, टोटल 900 थे। तो 900 में शेष कह रहा है ना, तो शेष रोगियों की अब हम पता करेंगे, शेष रोगियों की संख्या, शेष रोगियों की संख्या, यानी आप ये समझिए कि 900 टोटल थे। ठीक है, तो उनमें से हम जब 360 लोग मर गए हैं, तो जब घटाएंगे तभी तो बचेंगे शेष रोगी। ठीक है, तो हम क्या किए हैं, कुल रोगियों में से कोविड से जो ग्रसित हैं रोगी, उनमें से क्या किए हैं, मरे हुए रोगियों की संख्या को घटा दिए हैं, तो वो शेष रोगी आ गया। तो जब हम घटाएंगे तो इसका मान कितना आएगा, 540। ठीक है, इस तरह से ये आ गया। अब क्या है, अब कह रहा है कोविड में, देखिए यहाँ पे बाल रोगियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका, शेष रोगियों में 30% बच्चे हैं, उसके पहले भी दिया है शेष रोगियों में 30%, तो शेष रोगी कितने हैं, 540 है ना, शेष रोगी कितने आए हैं 540, उसमें कितने हैं बच्चे 30%, निकालिए, ये हो गया, यहाँ ये कट गया। तो अब कितने हो जाएगा, 3 चौको 12 का 2 हासिल 1, 3 5 15 1 16, तो 162 इसका क्या आया है, आंसर निकल के आया है। ठीक, तो अब आंसर इसका क्या हो जाएगा सही, वो होगा थर्ड वाला 162। इस तरह से इसको हमने लगा लिया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन 5 मैचों में रोहित ने कुल कितने रन बनाए हैं। तो ये विराट का है, ये रोहित का है, यानी जो 24 से शुरुआत हुई है जिसका, वो रोहित का है ये। ठीक, और ये जो 43 से शुरुआत हुआ है ये विराट का, इतना याद रखिए। तो इसमें कह रहा है रोहित, इन 5 मैचों में रोहित ने कुल कितने रन बनाए, तो रोहित वाला पूरा जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे कितना होगा, 24 प्लस 44 प्लस, ठीक है, कितना 8 प्लस 22 प्लस
13। तो कुल जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आएगा 111। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी मिला जुला के देखें तो इसका सेकंड ऑप्शन जो होगा सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्रत्येक मैच में विराट के द्वारा बनाए गए औसत रन। ठीक, अब देखिए इसमें विराट वाला कौन था, ये ऑप्शन जो बताए थे 43। अब इनका सबका जोड़ेंगे। देखिए औसत में क्या होता है, लिख लेते हैं। औसत में सबको जोड़ लेते हैं तो क्या होता है, योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। तो क्या करेंगे, योग में सब जोड़ेंगे तो कितना कितना है, 43 प्लस 12 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 50। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जब सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 बटे क्या हो जाएगा 5। तो क्या हो जाएगा, 5 3 15 और 5 छक्के 30, यानी 36 जो होगा इसका आंसर होगा। इस तरह से देखें तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित के द्वारा मैच 3 और 4 में एक साथ बनाए गए रन। तो रोहित द्वारा 3 4 में हम इसे लिख लेते हैं, रोहित 3 और 4 में मैच में। तो रोहित का कौन सा, यही है ना 24 वाला। तो 3 और 4 में कर रहा है, तो ये देखिए ये 3 है और ये 4 है। 3 में रोहित कितना बनाए हैं 8 और 4 में 22। तो क्या हो जाएगा 8 प्लस, ये तो वो है उसका मैच होगा 8 प्लस 22। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल हो जाएगा 30। वैसे ही अब विराट के मैच 5 में, तो हम यहाँ पे लिखते हैं विराट। अब मैच कौन सा है, 5वां है। ठीक है, 5वें में कुल ये देखिए ये वाला है, इसमें कौन से है, ये विराट है। तो विराट का ये 50 होगा, यानी यहाँ पे जो होगा वो 50 होगा। ठीक, तो इनका अनुपात पूछा है तो दोनों का, तो अनुपात में क्या हो जाएगा 30 संबंधे 50, यानी 3 संबंधे 5। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सेकेंड है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 5 मैचों में विराट के द्वारा बनाए गए कुल रन रोहित के द्वारा बनाए गए कुल रनों से कितने % अधिक है, इन 5 मैचों में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम रोहित का जोड़ लेते हैं। जो पूरा रोहित का जोड़े थे, अभी पीछे भी जोड़े थे, तो कुल कितना आया था, 111 आया था। ये क्या है, ये रोहित हैं और ये विराट हैं। तो रोहित का हमने जोड़ लिया 24 44 8 22 13, तो 144 होगा। वहीं से ही विराट का हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अभी पीछे हम लोग जोड़े थे, तो विराट का 43 32 35 40 और 50, सॉरी ये 12 है, 43 ये 12 है। ठीक है, तो जब इन लोगों का जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, जोड़ने पे 180 आया था अभी। अब कह रहा है कुल रनों से कितना अधिक है, तो जब हम घटाएंगे तब नहीं पता चलेगा। देखिए 180 में से 111 घटा दीजिए तो कितना आएगा, बचेगा 69। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन 69 दिया यानी 4th वाला वो सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई से। ठीक है, यहाँ पर देखिए कभी भी इसका निकाला जाता है तो एक हम इसमें बता दे रहे हैं, एक बता देंगे, उसके हिसाब से आप लोग लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया % में, तो कोई भी वृत्त होता है या पाई चार्ट होगा, वृत्त के केंद्र पे कितना % टोटल होता है, 100% होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं 100%। और 100% का कितना कुल बिक्री हुआ है, यहाँ पे देखिए कितना हुआ है 36,000, तो 36,000 लिख दीजिए। ठीक है, 36,000 हो गया। अब देखिए तो जब 100% में कुल बिक्री हुआ है 36,000, तो 1% में कितना होगा, तो ये 360 होगा। ठीक, अब देखिए ये हो गया। अब ऐसे ही हमको निकालना होगा, जैसे नोटबुक का हम निकाल रहे हैं, नोटबुक का कितना % दिया है, 45% दिया है ना। तो ये बताइए जब 1% का मान 360 है तो 45% का नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा, गुणा कर देंगे हम 45 गुणे 360। तो जब इसका गुणा कर देंगे तो इसका मान कितना आएगा, टोटल आएगा 1,62,000, 1,62,000। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, निकालते जाएंगे। सॉरी, इसका जब हम गुणा करेंगे तो होगा 16,200 आएगा इसका आंसर।
ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे, सबका निकालेंगे। जैसे मान लीजिए शिक्षण पुस्तक का है तो उसका निकालते हैं हम लोग, शिक्षण पुस्तक। तो शिक्षण पुस्तक का कितना दिया है, ये 30%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के 30 × 360 कर देंगे। जब कर देंगे तो कितना मान आएगा टोटल, तो इनका गुणा कर लेंगे। यहाँ पे ये 2 0 हो जाएगा, 3 × 6 = 18 का 8 हासिल 1, 3 × 3 = 9, 1 10, यहाँ पे आ जाएगा 10,800। तो इसी तरह से आप सबका निकालेंगे। ठीक है, ये मैंने 2 बताया है, और सब चलते हैं अब आगे निकालते हैं। इसी तरह से सबका मान निकाल लीजिएगा, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका ये, ऐसे ही निकाल लीजिएगा। वहाँ पे एग्जाम में निकाल लेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें केवल आपको मान रखना पड़ेगा, रखते जाएंगे और इसका आंसर आता रहेगा। चलिए इस पर आधारित पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, इस वर्ष बेचे गए बैगों की संख्या से इस वर्ष के बेचे गए नोटबुक का कितना प्रतिशत है। आ रहा समझ में। देखिए नोटबुक का हम लोग निकाले थे अभी, नोटबुक की कुल संख्या, ठीक है, कितना निकाले थे, आया था बताइए 16,200। अभी पीछे में बताए थे इसका। वैसे ही अब नोटबुक हो गया, बैग का पूछेगा तो बैग का यहाँ पे देखिए ये वाला है, इसका हम लोग निकाले थे बैग का, तो बैग का ये है आपका 10%। तो बैग का निकाल लीजिए, बैग की संख्या, कुल बैगों की संख्या है ये कितनी है आपका 10% है। तो 10% है तो 1% का मान कैसे, जब हमको मालूम है 360 तो 10 का नहीं हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम 10 × 360 कर देंगे। जब कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3600। ठीक, इस तरह से अब हमको वो मिल गया। तो अब कह रहा है ना बेचे गए नोटबुक का कितना प्रतिशत है, तो बैगों का, तो बैग का ये है ना, तो इसको हम क्या करेंगे हमेशा ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और नीचे किसको लिखेंगे, ये 16,200 को। क्यों हम नीचे लिख रहे हैं, क्योंकि आप देखिए नोटबुक का दिया है, तो नोटबुक का कितना है ये है ना, तो जब का से दिया रहेगा तो उसका मान हमेशा नीचे रखेंगे और उसके बाद प्रतिशत में पूछा था 100 से गुणा कर देंगे, तो इससे ये 0 0 कट जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ काटते हैं, किसे काटेंगे, 2 से काटते हैं, 2 × 2 2 × 8 = 16, 1800 हो जाएगा, और 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2। ठीक है, अब यहाँ पे 3 × 6 = 18, 600, यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 7 21। ठीक है, यहाँ पे 3 दूनी 6, ठीक, 3 9 27, तो कितना बच रहा है 200/9। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 22.22%। इसका आंसर क्या होगा, इतना आएगा। ठीक है, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से सबका निकालना होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया इस वर्ष बेचे गए बैगों की कुल संख्या से इस वर्ष बेचे गए नोटबुक का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसको तो हम लोग सॉल्व किए हैं, अभी ये रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सबसे अधिक बिकने वाली वस्तुओं की औसत संख्या और 3 सबसे कम बिकने वाली वस्तुओं की औसत संख्या का अंतर कितना होगा। तो सबसे ज़्यादा देखिए 3 होगा, एक ये और एक ये। ठीक, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, कौन कौन है पहले वाले में, नोटबुक, तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में लिखते हैं नोट बुक, प्लस यहाँ पे शिक्षण पुस्तक, प्लस कहानी की किताब। यहाँ पे हम सॉल्व करा रहे हैं तभी टाइम लग रहा है, जब आप सॉल्व करोगे तो टाइम नहीं लगेगा। आप एक ही जगह इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो नोटबुक का जब हम निकाले थे तो कुल कितना आया था 16,200 आया था। ठीक है, वैसे ही जब इसका हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 मिनट, शिक्षण का जब हम निकालेंगे तो इसका मान लीजिए 30%, तो 1% का मान हमको मालूम है, तो 30% का नहीं निकल जाएगा। 30 गुणे क्या करेंगे हम, सीधे 360 में से 360 से गुणा कर देंगे। जब 360 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10,800। ठीक है, उसी तरह इसका करेंगे तो कहानी की किताब जो है, कहानी की किताब का कितना आ जाएगा निकल के 3600। ठीक है, वैसे ही इसका जब हम निकालेंगे किसका, कंपास बॉक्स का, तो कितना आ जाएगा इसका 1800 आ जाएगा। वैसे ये 10% है तो इसका कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। अब यहाँ से हम निकालते हैं शिक्षक का कितना है आपका, ये आ गया, यानी 10,800 और प्लस कहानी की किताब कितना हो जाएगा 3600। तो इनको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30,400
600। और देखिए यहाँ पे औसत कह रहा है, शुरू पहले वाले भी में औसत कहा है, ये वाला देखिए, ठीक। तो औसत के लिए हम क्या करें, 3 संख्या ना, 1 2 3, तो 3 संख्या करेंगे, भाग करेंगे। और अंतर कह रहा है, ठीक है। तो इस यहाँ पे पहले हम लगा लेते हैं, तो क्या हो जाए, 3 करने 3 0, 3 दूनी 6, यानी 10,200 इसका आएगा, ठीक। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, 3 सबसे कम, यानी ये सबसे ज़्यादा बिकने वाले का हम लोग निकाले हैं, ठीक। बिकने वाला, अब सबसे कम बिकने वाली वस्तुओं का औसत संख्या निकालना है। तो सबसे कम में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए कौन कौन सा, कहानी की किताब, यहाँ पे लिखते हैं कहानी की किताब प्लस कंपास बॉक्स और प्लस बैग। तो इन सब को जोड़िए, तो इनका पहले सबसे पहले जोड़ेंगे, ये 3600 प्लस 1800 ये, और इसको जोड़ रहे हैं, और फिर 3600। तो जब तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तीनों को जोड़ने पे 9000। तो इसका भी तो औसत पूछ रहा है, तो जब औसत पूछ रहा है तो क्या करेंगे, हम 3 से भाग देंगे, तो 3 3 का क्या हो जाएगा, 9000, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3000। अब आ गया 3000, तो अंतर कह रहा है दोनों का, तो एक तो आपका ये आया है, ठीक, और एक 3000 आया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 3000 घटा देंगे, आ रहा समझ में। तो इसमें से हम 3000 घटा दे रहे हैं, यहाँ देखिए 3000, जब घटा देंगे तो कितना आएगा, 7200, ठीक। तो 7200 आ गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ऑप्शन, तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा सही होगा, ये वाला वो सही है। इस तरह से आप लगाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नोटबुक और एक कहानी की पुस्तक का औसत मूल्य। तो औसत मूल्य का मतलब होता है कि नोटबुक जितना भी होगा उसका हम क्या करेंगे, उस मूल्य में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो नोटबुक हम यहाँ पे लिखते हैं नोटबुक। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें टोटल देखिए कह रहा है एक नोटबुक का, तो नोटबुक में हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कुल बेची गई वस्तुएं कौन सी हैं, कुल बेची वस्तुएं कुल कितनी थी, 36,000, ठीक है। अब 36,000 में नोटबुक की कितना प्रतिशत बेचा गया है, नोटबुक, तो नोटबुक जो बेचा गया वो 45%, इसका 45% कर दीजिए, तो इसका इससे काट दीजिए, ठीक है। और ये कट गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, अब इनका गुणा कर लीजिए, जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, टोटल 16,200 पहले भी आया था नोटबुक का, ठीक। अब देखिए, अब इसमें जो आएगा, ठीक है, अब इसमें जो कह रहा है औसत मूल्य जो 45 है, तो इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे 45 से गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तब कितना इसका मान आएगा, इसका मान आ जाएगा 7, यानी 7,29,000, 7,29,000, ठीक। वैसे ही अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे, नोटबुक का हो गया, कहानी का, ठीक है। तो कहानी का जब हम निकाले थे तो कितना आया था, 3600 आया था ना, ठीक है। कितना टोटल आया था, 3600 आया था निकालने पे, सॉल्व किए थे तो इतना ही तो आया था, ठीक है, 3600। अब 3600 में क्या करेंगे, हम 150 से गुणा कर देंगे, 150 से गुणा कर देंगे, तभी तो मान आएगा। हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसका प्रतिशत निकाले 45%, तो इतना मान आया था, ठीक है। तो हम ये जो मान आया है यहाँ पे ना, हम उस इसमें कहानी वाली पुस्तक का हम सीधे डायरेक्ट निकाल दिए। तो जब इनका हम गुणा किए हैं इसमें, तो कितना आ जाएगा, आएगा 5,40,000, 5,40,000, ठीक है। इस तरह से हो गए। तो अब कह रहा है यहाँ देखिए कि नोटबुक और कहानी की पुस्तकों को बेचकर अर्जित कुल राशि, कुल राशि का मतलब कि ये 7,29,000, ठीक है। अब फिर 5,40,000 को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, वही क्या आ जाए, इसका आंसर आएगा। तो देखिए जोड़ देते हैं, 7,29,000 और फिर यहाँ पे 5,40,000 जोड़ दिए। तो जब जोड़ देंगे तो क्या होगा, 0 0 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9, यहाँ पे 4 2 6 7 5 12, यानी यहाँ पे जो आएगा 12,69,000। तो इसमें जो पहला होगा वो सही होगा, ऑप्शन ये सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकानदार को सभी बैग बेचकर 40% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, दुकानदार का बैग, तो इसमें बैग का कुल विक्रय मूल्य हमको क्या करना, ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए बैग का कुल विक्रय मूल्य हम यहाँ पर निकालते हैं। विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा यहाँ पे, 36,000 था ना, सॉरी बैग कहाँ है, बैग वाला ये लास्ट में, यानी इसका बात कर रहा है। तो इसका हम जो निकाले थे कुल संख्या कितना आया था, 3600 आया था। अब 3600 का क्या करेंगे हम, 3600 का विक्रय मूल्य निकालना है ना, तो 400 से गुणा कर देंगे। जब 400 से गुणा करेंगे तो कितना मान आ जाएगा, 14,40,000, 14,40,000। ठीक, अब क्या करेंगे, अब लाभ देखिए, लाभ कितना प्रतिशत कह रहा है, 20%। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, बताइए, विक्रय मूल्य, यही होता है ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100, यही होता है। ठीक, तो देखिए लाभ प्रतिशत के जगह पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 20 इक्वल टू, विक्रय मूल्य कितना है, 14,40,000, तो 14,40,000 1 2 3 4। ठीक है, अपान क्या हो जाएगा, सॉरी अब माइनस क्या है, क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, यहाँ पे लिखा है, ये देखिए क्रय मूल्य बराबर, तो हम मान लेते हैं क्रय मूल्य क्या है, x है, तो यहाँ पे माइनस हम क्या करेंगे, माइनस x कर देंगे, अपान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा टोटल, अब क्रय मूल्य को हम इधर लेते आ रहे हैं, क्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 14,40,000। ठीक है, 14,40,000 गुणे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और फिर माइनस क्या होगा, 5 होगा। ये 5 क्या है, क्रय मूल्य है। यहाँ पे जब हम ऐसे करेंगे, 20% था ना ये, तो 20% जब था तो इसको हम क्या करेंगे, 20/100 करेंगे, तो ये 20 से करेंगे 20 बचे 100, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य बराबर क्या निकल के आएगा, ये जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 12 लाख, आंसर आएगा इसका 12 लाख। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इस तरह से देखें तो जो इसका ऑप्शन सेकेंड है वो सही है। ठीक, नेक्स्ट डीआई का क्वेश्चन है, मैकेनिकल विभाग में महिलाओं की संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विभाग में महिलाओं की संख्या से संबंधित अनुपात क्या है। तो यहाँ देखिए मैकेनिकल पहले है, तो इनका ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, इसमें महिलाओं की संख्या कितनी है, तो महिलाओं की संख्या ये दिया 23% है, तो हम क्या करेंगे, सीधे निकालेंगे 900, कुल महिलाओं की, कुल छात्रों की संख्या कितना है, 900 है, तो 900 में महिलाओं की संख्या कितनी है, 23% है, तो गुणे हम क्या करेंगे, 23/100 कर देंगे, तो इससे इसका काट दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, जब इसका सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा टोटल, यहाँ पे लिख देते हैं, इसका आएगा 207। ठीक है, वैसे ही अब देखते हैं, फिर कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक विभाग में महिलाओं की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ये है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कुल छात्रों की संख्या कितना है, 450 है, और 450 में कितनी महिलाएं हैं, कितना प्रतिशत, तो 44%, तो 44% इसका हम निकाल ले रहे हैं, ये इससे ये काट दे रहे हैं, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी 22 9 कितना होगा आपका, बताइए, 198। तो इनका अनुपात पूछा है दोनों का, तो अनुपात निकाल लीजिए, 207 संबंध 198। ठीक, तो इनका काटिए, कितना हो जाएगा, 3 छक्की 18, 3 9 27, इनका काटिए तो कितना हो जाएगा, 3 छक्की 18। ठीक है, और 3 छक्की 18। अब यहाँ पे काटिए, 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9, यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, तो इसका कितना आंसर आएगा निकल के, 23 संबंध 22, यानी इसका जो सेकेंड ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक, चलिए अब निकालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी विभागों में छात्रों की कुल संख्या क्या है। ठीक है, तो सभी विभागों में तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे। जब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ने पे आ जाएगा 3310, कितना आएगा, 3310, यानी जो इसका जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर और माइनिंग विभाग में पुरुष छात्रों की एक साथ कुल कितनी संख्या। तो कंप्यूटर है ये हो गया, और माइनिंग ये, इसमें पुरुष छात्रों की संख्या इसकी बात कर रहा है। तो कंप्यूटर में हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पूरा लिखेंगे नहीं, कितना कुल छात्रों की संख्या कितना है, 840 गुणे पुरुषों की संख्या प्रतिशत कितना है, 55%,
यहाँ पे कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5 एकने 5, 5 एकने 5, 5 दूनी 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। तो जब इनका हम गुणा करेंगे 42 गुणे 11 तो कितना आएगा? टोटल आएगा 462। 462। वैसे ही अब माइनिंग में चलते हैं। माइनिंग में कुल कितने हैं छात्रों की संख्या? 540। महिला पुरुषों की प्रतिशत कितना है? 60% है। यहाँ देखिए, और ये था ना, तो 60 बटे क्या हो जाएगा? 100। तो इनका इससे और इनका इससे, तो जब इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 324। ठीक। अब कुल संख्या कह रहा है तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 462 और 324। तो जोड़ेंगे तो कितना हो? 4 2 6, 6 2 8, 4 3 7, यानी 786। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। यानी देखा जाए तो इसका जो तीसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिविल और इलेक्ट्रिक, तो सिविल ये है ना, ठीक, में एक साथ महिलाओं की संख्या का समान विभाग में पुरुषों की एक साथ संख्या का ये मान बताइए। मतलब ये भी है और इलेक्ट्रिकल भी है ये। तो इसमें पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का योग करना है। तो हम पहले सिविल देख लेते हैं। सिविल में पुरुष देखते हैं पहले। पुरुष का सिविल में निकालेंगे तो 220। कुल छात्रों की संख्या में पुरुष कितने, महिला कितनी है? 35। नहीं, पुरुष का पूछ रहा था। ये पुरुष का प्रतिशत 65 कर देते हैं। प्रतिशत है तो इनका प्रतिशत कर दीजिए। तो इससे ये कट गया, और 2 एकने 2, 2 एकने 2, 2 पचे 10, 5 एकने 5, 5 3 15। तो जब इनका 11 गुणे 13 करेंगे तो इसका कितना टोटल आंसर आएगा? इसका आएगा टोटल 143। ठीक। अब पुरुष का था तो महिला का अब निकाल लेते हैं। तो महिला का कितना है? टोटल 220 संख्या है और उसमें महिला का 35% है, तो निकालते हैं 35%। ठीक है। तो इससे ये काट दीजिए, 2 एकने 2, 2 एकने 2, 2 पचे 10, 5 सत्ते 35। तो 11 सत्ते कितना हो जाएगा? 77। ठीक है। कितना हो जाएगा? 11 सत्ते 77 होगा। ठीक। अब वैसे ही चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक्स में देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इलेक्ट्रिकल में, यानी इसमें, तो इसमें पुरुष का हम निकालते हैं पहले। पुरुष का, तो पुरुष का सबसे पहले कुल कितने हैं? 360 हैं, तो लिख लेते हैं 360। अब पुरुष का कितना प्रतिशत है? 35 है, तो 35 कर लेते हैं। ठीक। तो 35 बटे 100 कर देते हैं। तो इससे इसको काट दीजिए, और 2 एकने 2, और 2 अठे 16, 2 पचे 10, 5 सत्ते 35। तो 18 सत्ते कितना होगा बताइए? 18 सत्ते 126। 126 होगा ना। अब आते हैं महिला। महिलाओं की संख्या कितना हो जाएगा? कुल कितना है? यहाँ पे देखिए 360 है। अब महिला कितना है? 65 है, 65%, तो उसका निकाल लीजिए। तो इससे ये हो जाएगा, और ये 18, 2 एकने 2 अठे 16, और 2 पचे 10। यहाँ पे हो जाएगा 5 एकने 5, 5 3 15। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कुल कितना आ जाएगा बताइए? आ जाएगा 234। ठीक। तो अनुपात कह रहा है कि विभागों महिलाओं की संख्या, और देखिए पुरुष का पहले जोड़ लीजिए। तो ये पुरुष है और ये क्या है? पुरुष है, 126। तो जोड़िए यहाँ पे 143 और 126। तो ये जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 3 9 और 4 2 6 1 1 2, 269। ये हो गया आपका पुरुष। अब महिला का है 77 और 234। तो 77 234। तो 7 4 11 की 1 हासिल 1, 7 3 10, 10 1 11 की 1 हासिल 1, 2 1 3, इतना आया। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पहले महिला का दिया है ना, तो महिला ये है, तो इसको हम रखेंगे 311 संबंध। पुरुष का कितना है? 269। 311 और यहाँ पे है आपका 269। तो इस तरह से हम देखें तो ये इसका अनुपात बन के आ रहा है, यानी जो ऑप्शन दिया है चौथा वो सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण संस्थान में महिला छात्रों के प्रतिशत का औसत कितना होगा? ठीक है। तो ये महिला का प्रतिशत पूछ रहा था, हम क्या करेंगे? इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है। इन सबको जोड़ देंगे पूरे को। तो जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 252। देखिए औसत कह रहा है, तो औसत के लिए हम क्या करते हैं? उतनी संख्या से भाग देते हैं। तो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे।
जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौको 24, 6 दूनी 12 यानी 42 आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो पहला वाला सही आएगा, 42%। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो था वो इस सेशन का सबसे लास्ट था। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसमें थोड़ा सा हमारे लिखावट में दुविधा हो रहेगी, क्योंकि अभी हमारी हैबिट नहीं है स्क्रीन पे लिख सकें। तो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद,